हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, यानी कि जितने भी हमने अभी तक 8 पार्ट आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक आरओ एआरओ के एग्जाम में, उन सभी का डिस्कस आपके साथ किया है। विद डिटेल सोल्यूशन के साथ में किया है, और आपने वीडियो देखी भी होंगी तो आपको अच्छे से पता भी होगा कि किस क्राइटेरिया से, किस तरह से हमने उनको अच्छे से डिवाइड किया है। तो आज की क्लास जो हमारी होने वाली है, अंतिम क्लास होगी आपकी ज्योग्राफी की, और आप अभी तैयारी में लग जाइएगा। आपका पेपर बहुत ही नजदीक आने वाला है, सभी लोग आप लोग जानते हो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। और आपकी जीएस एक मजबूत नींव रखने वाली है। आपको पता चला होगा कि समथिंग 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं, यानी कि आज हम कुल मिला के हम अप्रॉक्स 200 प्रश्न टोटल कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसा कि हम आगे अगर बढ़े इस चीज पे लेके, अगर हम इस चीजों को लेके आगे बढ़े, तो आपकी ज्योग्राफी के जितने भी प्रीवियस ईयर थे वो हमने आपको समाप्त कर दिए हैं। अब हमारी जो नई क्लासें आएंगी वो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो हमारी क्लासें होंगी, वो हम क्लासों की बात करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं हमें कंप्लीट स्टडी करनी है लमसम में। और अभी आपके लिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज को। अब हम ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर भी देखेंगे, और उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखेंगे, प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, 150 प्रश्नों का भी सेट हम कंप्लीटली लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आज के प्रश्नों की श्रृंखला है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कुछ चेंज हमारा हो सकता है पीडीएफ में, लेकिन एक दो दिन में प्रॉब्लम, नई क्लास में जो प्रॉब्लम होंगी वो क्या हो जाएगी, सबका सलूशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज का प्रश्न है कि कथन और निष्कर्ष से। कथन है कि कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। यानी कि प्रश्न बोल रहा है कि जो रेलवे, जो कोयला जो है वो अंतरराज्यीय यानी कि राज्यों में जो आता है वो रेलवे के द्वारा ही आता है, या रेलवे के द्वारा ही परिवहन की तरह आता है, प्रमुख घटक की श्रेणी में आता है। तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि जो कोयला जो सबसे ज्यादा हमारा इस राज्य से उस राज्य या उस राज्य से उस राज्य जो आता है वो कैसे आता है, आपके रेलवे के द्वारा आता है। तो कथन तो हमारा बिल्कुल ठीक है एकदम। यहीं पर अगर देखें, बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों को कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत भी है, यानी कि कारण भी पूरी तरह से क्या स्पष्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। ये तो आपको ऑप्शन जो है वो आपको रटे हुए हैं, लेकिन देख लेना कि ऑप्शन ठीक से हो। ऐसा नहीं है कि इसी प्रकार के ऑप्शन आपको मिल जाए। कोयला को आपने देखा होगा आरओ आरओ के पेपर में कोयले से संबंधित बहुत सारे प्रश्न अभी तक पूछे भी गए हैं, और कोयला से संबंधित यहाँ पर भी हमने बहुत सारे प्रश्नों को आपको दिखाया भी है कि किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं कोयले से संबंधित। तो देखिएगा, कोयले की आपको पता ही है, कोयला जो हमारा होता है, ठीक है, कोयला की अगर हम बात करें तो कोयला जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है एंथ्रोसाइट्स। क्या होता है, एंथ्रोसाइट्स कोयला होता है हमारे पास में। यानी कि एंथ्रोसाइट जो कोयला होता है वो सबसे अच्छी किस्म का कोयला जो होता है वो एंथ्रोसाइट्स होता है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो बिटविन्स कोयला भी होगा, बिटविन्स। उसके बाद लिग्नाइट कोयले के भंडार हैं। कहाँ पर भंडार हैं आपके, लिग्नाइट कोयले के भंडार हैं। और अगर उसके बाद अगर हम बात करेंगे किस कोयले के भंडार हैं, तो सबसे अंतिम श्रेणी का जो कोयला होता है उसे पिट कोयला कहते हैं। इनके जो क्षेत्र पाए जाते हैं दलदली, यानी कि दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है कोयला। तो प्रश्न पूछा भी गया पेपर में कि दलदली क्षेत्रों में कौन सा कोयला पाया था, तो पिट कोयला जो है वो आपके दलदली क्षेत्रों में पाया था। लिग्नाइट कोयले की बात करेंगे तो कहां पर, आपके तमिलनाडु में। तो लिग्नाइट कोयले के सबसे अधिक भंडार आपके तमिलनाडु में। विटमिन्स कोयले की बात करेंगे तो झारखंड में। और एंथ्रोसाइट्स कोयले की बात करेंगे तो सबसे अधिक भंडार जो है वो आपके कहां पर पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो झारखंड में जो कोयला पाया था उसे विटमिन्स का कोयला कहते हैं। इस प्रकार से भी मैंने आपको एक प्रश्न पढ़ाया था और वो पूछा गया था आपके। तो कोयला जो है वो किन चट्टानों में पाया जाता है, तो अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। कोयला अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, किन चट्टानों में पाया जाता है, तो अपसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। और कोयले का लगभग में 90% भाग
गोंडवाना लैंड से प्राप्त होता है। तो कोयले का 90% जो भाग है वो आपके किस लैंड से प्राप्त होता है, तो वो गोंडवाना लैंड से प्राप्त होता है। यानी कि कोयले का जो भारत में 90% जो भाग होता है वो आपके गोंडवाना लैंड से ही प्राप्त होता है। ये सभी बात आपको पता है। तो कोयले को हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो ये आपको और भी मजबूत रखेगा आपके लिए इस प्रकार से प्रश्न को। तो इसका कारण की अगर बात करेंगे तो दोनों कारण क्या है आपके स्पष्ट है, एकदम राइट है, कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है। कोई परेशानी किसी को हो तो वो बता दे। भारत में अगर बात करेंगे कि भारत में, ठीक है, ओके, चलिए, पूछ रहा है भारत में शक्ति खंडन में ऊर्जा स्रोतों का सही क्रम क्या है। देखिए भारत में शक्ति स्रोतों के रूप में ऊर्जा सबसे ज्यादा क्या होती है, सबसे ज्यादा आपको पता है कि थर्मो होती है, तो तापीय, यानी कि ए वाला जो है ये आपके गलत हो गया। ये वाले जो आपके प्रश्न जो हैं वो क्या हो गए, आपके गलत हो गए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या होती है, थर्मो होती है। देखिएगा सबसे ज्यादा थर्मो होती है, दोनों में थर्मो है। उसके बाद आणविक नहीं होगी, उसके बाद जल से होती है, फिर आणविक होती है, फिर आपकी वायु होती है। तो ऑप्शन नंबर राइट हमारा ए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर है एक। अगर हम बात यहां से करेंगे कि देखिएगा तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यानी कि प्लांट है। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहां पर है, आपके महाराष्ट्र में है, इसको याद रखिएगा। और अगर यहीं पर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर बताइएगा, तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर क्या है, ये सभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर क्या है, अप्सरा। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, उसको हम अप्सरा कहते हैं। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहां पर है, वो आपके महाराष्ट्र में है, यानी कि कहां पर है, आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस तरह हमने बात करी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर। सूची ए को सूची बी से सुमेलित करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। मैंने आपको बताया था ये प्रश्न सबसे सरल भी होते हैं और सबसे कठिन भी होते हैं। एक तरफ कोयला उत्पादक क्षेत्र है आपके, और एक तरफ उसकी कोयला खदान है। तो आपको अगर इसमें से एक भी पता है तो आपका उम्मीद है कि आंसर निकल आएगा। अगर एक नहीं, अगर आप दो जानते हैं तो 100% उम्मीद है कि आंसर निकल आएगा। अगर आप इसमें से ओनली एक जानते हैं तो 50% हो सकता है कि एक दो जो विकल्प होंगे वो तो आपके कट ही जाएंगे। तो देखते हैं, चलिएगा। दामोदर तो अभी हमने पढ़ा किस क्षेत्र में है, तो बराकर है, यानी कि पहले का पॉइंट नंबर होगा 2। तो देखिएगा पहले का 2 कौन सा है, तो देखिएगा पहले का 3 है, 3 है, तो पहले का यही होगा, यानी कि ये तो हमने देख लिया। तो देख लेते हैं, सोन जो है वो आपके कहाँ पर है, उमरिया में है। गोदावरी की बात करेंगे तो आपके सिंगरेनी में है। महानदी की बात करेंगे तो उड़ीसा, यानी कि कल्चर में है। देखिएगा अगर हमें एक भी इसमें से पता होता तो शायद हम इसको सही कर देते एकदम, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और दामोदर नदी को हम क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, दामोदर नदी को तो कहते हैं बंगाल का शोक। बंगाल का शोक भी कहते हैं दामोदर नदी को, ठीक है। यहीं पर अगर महानदी की बात करेंगे तो महानदी को हम उड़ीसा का शोक कहते हैं। उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। और महानदी पर उड़ीसा में एक परियोजना बनी है जिसे कहते हैं हीराकुंड परियोजना, या हीराकुंड बांध बोल सकते हैं, या हीराकुंड परियोजना बोल सकते हैं, हीराकुंड परियोजना बोल सकते हैं। यही अगर गोदावरी नदी की बात करेंगे तो गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना बनी है, जो सिंचाई के लिए सबसे बड़ी परियोजना है। जायकवाड़ी सिंचाई परियोजना, जो आपके भारत में सिंचाई के उद्देश्य से सबसे बड़ी परियोजना है, जिसे जायकवाड़ी परियोजना कहते हैं। ये आपके कहाँ पर है, तो ये आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। इतनी बात आपको ये सबके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है।
तो आओ सारी भी बातें हैं, मैंने आपको नदियों के ओवरऑल जितने भी प्रश्न बनते थे, जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, मैंने आपको सभी बता दिए हैं। यानी कि जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों की मैंने आपको अच्छे से चर्चा की है। ठीक है, तो देखिएगा ये प्रश्न हमारे बने हैं यहाँ से। ओके, राइट, आप लोगों को ये बात पता होगी, ये प्रश्न हमारे यहाँ से ही बनते हैं। और प्रश्न जो है देखिएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे, जब हम सीरीज को लगाएंगे, तो उम्मीद रखिएगा कि वही प्रश्न पेपर पूछे जाएंगे जिनकी चर्चा करी जाएगी। यानी कि पूरा का पूरा पेपर आपका बनने वाला है, यहीं से पूरा का पूरा पेपर आपका बनेगा। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, क्योंकि अगर हम देखें ज्योग्राफी की बात, तो कम से कम हमने, अगर हम सभी वीडियो को देखे हैं, तो कम से कम 80% जो सिलेबस है आपका, वो हमने इन क्वेश्चनों के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। तो 80% जो सिलेबस है वो क्वेश्चनों के माध्यम से अगर हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आपको आने वाले टाइम पर लग रहा होगा कि आपने सभी वीडियो अगर देखी है और एक एक प्रश्न से अगर नोट्स बनाया है आपने, तो मैंने आपको बहुत डिटेल सोल्यूशन पढ़ाया है। इतना डिटेल सोल्यूशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है, इसके लिए कोई मैंने रुपए नहीं लिया आपसे। और उम्मीद है कि पूरा आर ओ का बैच आपको फ्री में ही पढ़ाया जाएगा जब तक कि हमारा पेपर नहीं आता है। अभी उसके बाद हम उत्तर प्रदेश की क्लास की बात करेंगे, फिर हिस्ट्री में उत्तर प्रदेश की 2 से 3 क्लासों में पूरी उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को, यानी क्वेश्चन की क्वांटिटी जो है अब बढ़ाने लगेंगे। ये क्वेश्चन की नंबरिंग जो है वो आपको बढ़ाएंगे, तो एक एक वीडियो में 30 से 35 क्वेश्चनों को ले लेंगे, 70-80% होंगे, 100%, उन सभी को कैप्चर कर लेंगे 1 से 2 वीडियो में। 2 से यानी कि 3 वीडियो हो सकती है अगर आप धीरे धीरे पढ़ोगे। अगर आप डेली बेस पे पढ़ते हो तो आपकी तैयारी की मजबूत नींव रखी जा रही है, और ये आपको पता हो चुका है कि मजबूत नींव अगर रखेंगे यहाँ से, तो बिल्कुल ऐसे प्रश्न मैंने आपको बहुत सारे कराए। मैंने आपसे बोला भी था कि मैं ऐसे ही प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आऊंगा आपके लिए, 100% वाली प्रश्नों की श्रृंखला लेके आऊंगा, ऐसे ही प्रश्नों की जो सबसे ज्यादा आर ओ पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जल्दी हमारा पीसीएस का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो पीसीएस आर ओ में कोई अंतर नहीं है, यही अंतर है आपके। ठीक है, कि कुछ क्वेश्चनों को इधर से उधर कर दिया जाता है और वही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं ना। अभी हमारे पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जैसे आर ओ की तैयारी करते हैं तो कंप्लीट आपकी पीसीएस की तैयारी भी यहाँ से होती है, क्योंकि यही प्रश्न घुमा फिरा के आपके पीसीएस में भी पूछे गए हैं। पीसीएस के पेपर को भी मार्च में कराने की पूरी तरह से संभावना है आपकी। फिर निम्नलिखित में से कौन से अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? नीचे दिए गए कूट के सही कथन बताइए। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे देश हैं जो अम्लीय वर्षा से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। अम्लीय वर्षा की बात करेंगे तो अम्लीय वर्षा को जो खोजा था वो किसने खोजा था? ठीक है, दो प्रश्न बनते हैं। प्रश्न नंबर 1 कि अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी। प्रश्न नंबर 2 की अगर बात करेंगे तो जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन होता है, उत्तरदायी कौन होता है अम्लीय वर्षा के लिए। ठीक है, दो प्रश्न हमारे बनते हैं कि अम्लीय वर्षा के लिए आखिर उत्तरदायी कौन है, और दूसरा प्रश्न हमारा ये बनता है कि भाई उत्तरदायी कौन है, खोज किसने करी थी। तो खोज किसने करी थी? रॉबर्ट एंगस ने खोज की थी 1852 में। और अगर बात करेंगे उत्तरदायी कौन बनता है, तो देखिएगा उत्तरदायी जो है वो आपके नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनते हैं आपके। ठीक है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल आपके यही दो बनते हैं अम्लीय वर्षा के लिए। तो अम्लीय वर्षा जो है वो आपके कनाडा में होती है, नॉर्वे में होती है, स्वीडन में होती है। तो आपका ऑप्शन होगा 1, 2, 3, यानी कि 1, 2, 3 आपका सही है। यूनाइटेड किंगडम अम्लीय वर्षा से प्रभावित नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा से ज्यादा प्रभावित नहीं है। अम्लीय वर्षा जो होती है पीएच पर निर्भर करती है। किस पे? पीएच। पीएच जो होता है वो आपके साइंस में होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये पीएच पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पीएच पर। तो पीएच का मतलब होता है जो आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब भी हो सकता है H+ को ब्रैकेट में लिखते हैं तो इससे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन
आयनों की सांद्रता, ये पूछा गया है आपसे पेपर में। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था, साइंस के थ्रू पूछा गया था कि भाई H+ को ब्रैकेट में अगर लिखते हैं तो वो क्या प्रदर्शित करता है, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करता है आपका H+ को ब्रैकेट में कर देंगे। पीएच वैल्यू की बात करेंगे तो साइंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो किसने खोज की पीएच वैल्यू की, तो सोरेनसन ने क्या करी, पीएच वैल्यू की खोज की थी। किसने खोज की थी, तो सोरेनसन ने पीएच वैल्यू की खोज की थी। पीएच पैमाना जो होता है वो 0 से 14 तक होता है, जिसमें 7 अगर 7 है ओवरऑल तो उदासीन होगा, 7 से कम है तो आपका अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो आपका क्षारीय होगा। ये पीएच वैल्यू डिसाइड करते हैं। साइंस के स्टूडेंट जो भी होंगे उनको अच्छे से पता होगा। देखिएगा ये प्रश्न बहुत आते हैं और प्रश्न मुझको तो सबसे फेवरेट लगते हैं, इनसे अच्छे प्रश्न मुझको नहीं लगते, क्योंकि इन प्रश्नों में अगर एक भी पता है ना तो हमारा आंसर निकल आता है एकदम। अब मुझे पता भी है कि देखिएगा आंसर निकलेगा भी। नगोया की बात करेंगे तो नगोया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो देखिएगा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके सूती वस्त्रों, यानी पहले का क्या होगा, थर्ड। तो देखिएगा पहले का थर्ड मैं सिंपल सा लगा सकता हूं कि ऑप्शन नंबर डी मेरा एकदम राइट आंसर होगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी मेरा एकदम राइट आंसर होगा। मुझको कोई भी इस प्रश्न में हराने वाला नहीं है, ठीक है। सम नहीं होगा, ये होगा आपका, ये गलत लिख गया है, ये होगा सेलम। क्या होगा आपका, सेलम। और सेलम जो होगा वो किसके लिए प्रसिद्ध होगा आपके, तो देखिएगा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध होगा। लॉस एंजलिस की बात करेंगे तो हवाई जहाज के लिए प्रसिद्ध होगा। और अबादान की बात करेंगे तो तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है आपका, तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपको क्या बताया, सबसे सरल सबसे ज्यादा पूछे जाने प्रश्न RO TCS में अगर इस टाइप के प्रश्नों को करना सीख गए ना तो बिल्कुल। अब एग्जामिनर आपके साथ खेल रहा है, वो क्या खेल रहा है कि 4 चीजों को पूछने के बाद आपसे 1 नंबर की बात करता है। जितने नंबर का हमारे क्वेश्चन होता है उतने नंबर की बात करें, लेकिन बातें उसने कितनी पूछी, बातें उसने पूछी हैं 4। अब वो खेल रहा है कि भाई 4 बातें जब तुमको पता है तभी तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो, लेकिन तुम स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट हो और आप स्टूडेंट की तरह अगर सोचेंगे तो एग्जामिनर की तरह नहीं सोचना। आपको इस क्वेश्चन में, आपको इस क्वेश्चन में स्टूडेंट की तरह सोचना कि मैंने तो एक ही पढ़ा था, मैंने तो नगोया पढ़ा था। नगोया कहाँ पर है, तो नगोया जो है वो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई देखते हैं कि थर्ड मिलता है पहले का थर्ड देखिएगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। यानी कि 100% यही आंसर हमारा सही होगा। आगे की हमको पता है ये नहीं पता है, या वो मामा घर चले गए या मामी घर चले गए, इससे कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। याद रखिएगा निम्नलिखित में से किस दीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, कौन सा दीप युग्म है जिसको 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो देखिए कौन सा युग्म है जिसको 10 डिग्री चैनल अलग करता है, मैं आपको डिग्री चैनल दिखाता हूं। एक तो हमारा 10 डिग्री चैनल है, उसके बाद 9 डिग्री चैनल होता है आपका, और आपका 8 डिग्री चैनल होता है, ठीक है। देखिए 10, 9, 8, उसके बाद जलडमरू मध्य हमारे पास होते हैं, 7 डिग्री भी होता है लेकिन वो कभी पेपर में नहीं आता आपके। तो अगर देखेंगे तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अंडमान से निकोबार को अलग करता है। 9 डिग्री की बात करेंगे तो लक्षद्वीप को मिनिकाय से अलग करता है। किससे अलग करता है, मिनिकाय से। और अगर बात करेंगे तो देखिएगा मिनिकाय को मिनिकाय मिनिकाय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। और यहीं पर अगर हम देखें भारत की ही बात करें तो पाक जलडमरू मध्य, पाक आता है तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या पाकिस्तान को अलग करेगा। भाई पाकिस्तान को अलग कैसे करेगा, पाकिस्तान तो भारत की ऊपर चोटी पर है, तो किसको अलग करेगा, भारत और श्रीलंका को, भारत से श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। तो भारत से श्रीलंका को अलग करता है। कौन अलग करता है भारत से श्रीलंका को, तो भारत से श्रीलंका को जो अलग कर रहा है वो कौन कर रहा है, आपका पाक जलडमरू मध्य कर रहा है।
श्रीलंका की बात अगर करेंगे तो देखिएगा, श्रीलंका को पूर्व का मोती या हम इसे सीलेन के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, जलीय सीमा बनाता है श्रीलंका भारत के साथ, लेकिन स्थलीय सीमा नहीं बनाता। स्थलीय सीमा जो बनाने वाले देश हैं वो 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। और सबसे ज्यादा बड़ी स्थलीय सीमा जो बना रहा है वो कौन बना रहा है? आपका बांग्लादेश बना रहा है, जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर होती है। मैंने आपको कल पढ़ाया था शायद। ठीक है, तो पाक जलडमरू मध्य की बात हमने करी, तो भारत से श्रीलंका को अलग करता है, ना कि आपके, ठीक है, पाकिस्तान को अलग करता है। तो अगर 10 डिग्री की बात करेंगे तो ये देखा, 9 डिग्री पर आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय है, 8 डिग्री पर मिनिकॉय और लक्षद्वीप है। तो भाई आंसर चलिएगा, आंसर देखिएगा कितना सुपर आंसर निकल गया आपके। पम्बन द्वीप की बात करेंगे तो देखो, आपको मैं समझाता हूं। जैसे भारत का राज्य है तमिलनाडु, तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप है। रामेश्वरम द्वीप जो है वो आपके पम्बन द्वीप का ही हिस्सा है। फिर से सुनिएगा कि भारत में एक तमिलनाडु है और तमिलनाडु के ही छोर पर क्या स्थित है? आपका पम्बन द्वीप स्थित है। और पम्बन द्वीप जो है वो रामेश्वरम द्वीप का हिस्सा है। और श्रीलंका में जो ब्रिज स्टार्ट होता है, जैसे अगर भारत में बात करें यहाँ से, ठीक है, तो श्रीलंका तो आपका ये हुआ, अश्रुधारा भी बोलते हैं इसको। तो श्रीलंका में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो पम्बन द्वीप है आपके। तो पम्बन द्वीप जो शुरू होता है, श्रीलंका का जो ब्रिज शुरू होता है जिसे राम सेतु बोलते हैं, वो क्या किस जगह से शुरू होता है? तो देखिएगा, तमिलनाडु में एक जगह है जिसे कहते हैं धनुषकोडी, जो आपके रामेश्वरम द्वीप और पम्बन द्वीप का हिस्सा है। तो राम सेतु की जो शुरुआत होती है, तो राम सेतु की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? आपके धनुषकोडी से होती है राम सेतु की शुरुआत। राम सेतु की शुरुआत कहाँ से होती है? तो धनुषकोडी से राम सेतु की शुरुआत होती है। यहीं से हमारा राम सेतु स्टार्ट होता है। जो सीमा बनाता हुआ पाक जलडमरू मध्य के द्वारा ही अलग होती है भारत से। श्रीलंका जो अलग होती है पाक जलडमरू मध्य के द्वारा ही अलग होती है। इस तरह हमारा जो आंसर है वो क्या है? आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। कह रहे प्रादीपीय भारत निम्न युग्म में से किस युग्म में हिमानीकृत हुआ है? प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी, और दूसरी की बात करेंगे तो दूसरी सबसे लंबी नदी आपकी कृष्णा नदी है। तो किस युग में हुआ है? तो देखिएगा, युग के नाम बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन आपने 2 युग देखे होंगे। एक तो ए वाला युग देखा हो, कार्बोनिफेरस, और आपका प्लास्टोसिन युग देखा होगा। तो बताइएगा क्या लगा दें? तो चलिए कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, सुमेल करने हैं, ये प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं, बिल्कुल आपको मैंने तरीका बताया है इन प्रश्नों को करने का। और 150 प्रश्न आपके इसी अकॉर्डिंग करेंगे। यही बात करेंगे कि भाई इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, मैंने आपको सिखाया भी है। लोनार कह रहा सुमेलित, सही सुमेलित। भाई यारो यारो आपसे बहुत कुछ खेल रहा है। आरो यारो कह रहा गेंद तो मैं फेंक रहा हूं, लेकिन तुमको कौन सा शॉट मारना है ये बात पता करनी है आप लोगों को, है ना। अब बैट्समैन है, बॉलर गेंद फेंकेगा, तो बॉलर तो बैट्समैन को पता तो ही ना होगा कि वो किस प्रकार की गेंद फेंक रहा है। तो वही जो कह रहा है ना, आरो यारो क्या कह रहा है कि गेंद तो मैं फेंक रहा हूं, लेकिन तुमको मारना किस साइड है ये तुम डिसाइड करो। तुमको ऊपर का क्वेश्चन जरूर पढ़ना होगा, सुमेल करता है या सुमेलित नहीं है, सुमेल करता है या सुमेलित नहीं है। अब इसमें है कि आपका सुमेलित करता है, कौन सा करता है? तो देखिएगा, लोनार झील है वो आपके मध्य प्रदेश में ना होकर कहां पर है? आपके महाराष्ट्र में। कहां पर है? आपके महाराष्ट्र में है। तो ये तो आपका गलत है, लेकिन पूछा उसने क्या है? सही वाला पूछा है। निक्की झील आपके गुजरात में नहीं है, कहां पर है? राजस्थान में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, तो उम्मीद है कि यही सही होगा। पुलिकट आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट कहां पर है? आपके आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? तो पुलिकट नदी के किनारे है। देखिएगा, पुलिकट झील के किनारे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। किस नदी के किनारे है? तो आपके पुलिकट नदी के किनारे है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपके कहां पर है? ठीक है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो आपके पुलिकट झील पर आंध्र प्रदेश में स्थित है।
तो देखिएगा, आपको मैंने बताया खेलना किसको है, आपको खेलना। गेंद कौन फेंक रहा है, तो गेंद फेंक रहा है आरओ यारो का पेपर आपके लिए। और गेंद वो कुछ इस प्रकार से फेंकेगा, कहीं पूछेगा सुमेलित नहीं है, कहीं पूछेगा सुमेलित है। और ये देखिएगा सब उसने गलत कर दिए। गुजरात भी यहाँ पर नहीं है, केरल भी यहाँ पर नहीं है, तो पुलिकट कहाँ पर है, आपके आंध्र प्रदेश में है। पूछा कि भाई सही कौन सा है, तो सही देखिएगा कोलोरो। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक था। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पर होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल। कॉफी की बात करें तो चलिए कॉफी की बात करते हैं। कॉफी, ठीक है, किसको किसको पीनी है कॉफी, ठीक है। कॉफी की बात अगर करें, कॉफी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो कॉफी होती है अरेबिका, और दूसरी हमारी जो कॉफी होती है वो होती है रोबस्टा। अधिक ऊंचाई पर कौन सी उगाई जाती है, अगर पूछा जाए कॉफी की किस्म किस्म को सबसे अधिक ऊंचाई पर उगाया जाता है, तो अरेबिका जो होती है वो अधिक ऊंचाई पर होती है, और जो रोबस्टा जो होती है वो आपकी कम ऊंचाई पर ही उग जाती है। कॉफी का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो आपके ब्राजील में होता है। तो विश्व में सबसे अधिक उत्पादन ब्राजील में होता है, लेकिन भारत में सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। और कर्नाटक का एक जिला है जिसे कहते हैं चिकमगलुरु। तो चिकमगलुरु जिला जो है कर्नाटक का, यहीं पर कॉफी अनुसंधान केंद्र भी है, और यहीं पर सबसे ज्यादा उत्पादन भी होता है। किसका, आपका कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो चिकमगलुरु डिस्ट्रिक्ट पर ही होता है, सबसे अधिक उत्पादन। अब कॉफी है तो कॉफी में कौन सा एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कैफीन। का से कॉफी, का से कैफीन। तो कैफीन जो है वो आपके कॉफी में पाया जाता है, जो कि हमारी थकान, हमारी नींद को दूर करता है। ठीक है, अब देखिएगा कि आपकी चाय जो है ना वो आपके नींद को दूर करता है, और जो हमारी कॉफी जो है ना वो आपकी सुस्ती को दूर करती है। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग रहते हैं जो दोनों को दूर कर देते हैं, तो दोनों को मिक्स करके पी लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोग जो है ना उनको थकान भी होती है, उनको घबराहट भी होती है, उनको सिर में दर्द भी होता है। तो इस तरह भारत में इतने कामयाब लोग होते हैं जो कॉफी और चाय दोनों को मिक्स करके पी लेते हैं। ठीक है, तो ये भारत में उत्तर प्रदेश इस बेस पर बहुत आगे है आपका। ठीक है, तो कॉफी यानी कि हो गई आपकी, और आपके कहाँ पर हो गई आपके, ठीक है, कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन आपके होता है, और होता रहा है, और हमेशा होगा भी। ठीक है, चाय की अगर बात करेंगे कि चाय का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो चाय का भारत में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, आपके असम में होता है। ठीक है, असम के किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो जोरहट में। और जोरहट में चाय अनुसंधान केंद्र भी है। जैसे चाय में होती है आपके कैफीन, वैसे ही आपके चाय में एक टैनिन अम्ल होता है। क्या होता है, एसिड होता है आपके चाय में। टेनिन एसिड आपका किस में होता है, चाय में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ से। अगला प्रश्न फिर से आ गया आपका, उसी प्रकार का प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, कोयला है और राज्य है। देखिए कोयला से बहुत प्रश्न पूछा जाता है आपके पेपर में। आपको इसमें जो भी पता हो, इसको सबसे अच्छा तरीका है कि आपको इसमें जो भी पता हो, मान लेते हैं कोरबा आपको पता होगा, और कोरबा आपके कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। अगर ए आपको पता है तो देखिएगा फोर्थ का पहला आंसर होगा, और फोर्थ का पहला वाला ओनली सी है। क्या है आपका, सी। देखिएगा आप खुद इसको देखिएगा कि एक क्वेश्चन करने से पूरा अगर सवाल सॉल्व हो जाए तो फिर बात क्या है। एक तो एक बहुत अच्छी सी बात होती है, अगर नहीं सॉल्व होता है तो इस प्रश्न पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अगर सॉल्व हो जाता है तो गुस्सा नहीं आएगा हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए नवेली की अगर बात करेंगे थर्ड, और थर्ड का यहाँ पर जो है फोर्थ, तो बिल्कुल ठीक होगा क्या, थर्ड का क्या होगा, फोर्थ होगा। ठीक है, यानी कि थर्ड का टू। नवेली कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु में है। कनपुरा की अगर बात करेंगे तो देखिएगा थर्ड दिखा है, यानी कि हमने एक पूछा और हमने आपको सभी बता दिए, है ना। एक से ही हमारा काम हो सकता था इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, आपका सी। सी राइट आंसर है इस प्रश्न का, और ऐसे ही प्रश्न को करा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न उस वाले प्रश्न से, अगर इस वाले प्रश्न की बात करें, इस वाले प्रश्न की, तो इस वाले प्रश्न से वो वाले जो प्रश्न है ना वो ज्यादा सरल है।
वो वाले प्रश्न ज्यादा सरल हैं, तो ये ज्यादा सरल है। अगर सुमेल करने वाला आ गया ना तो वो प्रश्न ज्यादा कठिन होगा आपके लिए। ठीक है। ओजोन परत अब स्थित है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या आयन मंडल में। तो आयन मंडल में क्या होता है, तो आयन मंडल में अगर बात करेंगे तो रेडियो तरंगे आती हैं, यानी कि रेडियो वेव्स आती हैं, आपकी रेडियो तरंगे होती हैं। तो प्रश्न बनता है पेपर में कि रेडियो तरंगे कहाँ संचरित होती हैं, तो आपके आयन मंडल में आपके रेडियो तरंगे होती हैं। ओजोन परत, तो देखिएगा ये अगर सूर्य है, ठीक है ना, ये देखिएगा अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को, ये सूर्य देवता है। अब सूर्य देवता के अंदर दो गैसें हैं, एक तो है हीलियम और एक आपके हाइड्रोजन। ठीक है, दो गैसें हैं। तो जो सूर्य की जो रोशनी होती है वो दो गैसों से मिलकर बनी होती है, एक तो हाइड्रोजन दूसरा हीलियम। दो गैसों से मिलकर बनी होती है, जिसमें 75% आपका हाइड्रोजन होता है और 24% जो होती है वो आपकी हीलियम होती है। राइट। अब सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें, तो सूर्य से पृथ्वी पर कौन सी किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट, जिन्हें हम कहते हैं परावैंगनी किरणें। तो सूर्य से पृथ्वी पर कौन सी किरणें आती हैं, परावैंगनी किरणें आती हैं। तो सूर्य से जब पृथ्वी पर परावैंगनी जब किरणें आती हैं तो उनको अवशोषित कौन करता है, तो उनको अवशोषित करती है ओजोन परत। पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली 98% किरणों को क्या कर लेती है और अवशोषित कर लेती है। तो ये जो ओजोन परत है ये आपके स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। तो किस मंडल में पाई जाएगी, आपके समताप मंडल में पाई जाएगी। तो यही तो हमसे पूछा है कि ओजोन परत जो है, अभी प्रश्न ऐसे पूछा सकता है, तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को ओजोन परत अवशोषित करती है, वे किस मंडल में पाई जाती है, तो वो आपके स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में मिलेगी आपको, तो आपको मिलेगी समताप मंडल में। ओके। तो ये देखिएगा सूर्य है, अगर मैं कह दूं स्टडी ऑफ सूर्य यानी कि स्टडी ऑफ सनलाइट, स्टडी ऑफ सनलाइट यानी कि सूर्य का अध्ययन क्या कहलाएगा, सूर्य का अध्ययन क्या कहलाएगा आपसे, तो आप क्या करोगे, सूर्य का अध्ययन कहलाता है हेलियो सिस्मोलॉजी, हेलियोसिस्मोलॉजी कहलाता है सूर्य का अध्ययन। ठीक है, तो सूर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सूर्य का अध्ययन कहलाता है आपका हेलियोसिस्मोलॉजी। तो आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है ओजोन परत, इसीलिए ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस भी बनाते हैं। ठीक है, तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है आपकी ओजोन परत। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत आपके समताप मंडल में पाई जाती है। और वही हमसे पूछा है, अगर पूछा जाए कि ओजोन परत की जो इकाई है वो किससे मापते हैं, तो डॉप्सन इकाई होती है। ठीक है, इकाई किससे मापते हैं, तो डॉप्सन। ठीक है, यूनिट आपकी होती है, उससे क्या मापते हैं, आपकी इकाई को मापते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा कि विषुवत रेखीय प्रदेशों का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है। बिल्कुल ठीक बात है। तो जो विषुवत रेखीय प्रदेश होते हैं इनका जो इन्वायरमेंट होता है वो पौधों के अनुकूल होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि इन्वायरमेंट जो होगा वो पौधों के क्या होगा, अनुकूल होगा। दिख नहीं रहा है क्या, चलिए आइएगा, अब दिखा आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, अब समझिएगा इस प्रश्न को। आपको ऑप्शन तो पता ही है कि ऑप्शन हमारे क्या क्या है, ऑप्शन वही चार। विषुवतीय प्रदेशों का पर्यावरण पौधों के लिए अनुकूल है, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मानवों के लिए अनुकूल नहीं है पर्यावरण। तो मानवों के लिए अनुकूल नहीं है तो फिर ठीक बात है ना कि पर्यावरण जो है वो आपके पौधों के लिए अनुकूल है लेकिन मानव के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है, अब इसका कारण है कि विषुवत रेखीय प्रदेशों में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। तो बिल्कुल ठीक है कि औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है, इसलिए पौधों के लिए तो अनुकूल होगा लेकिन मनुष्यों के लिए अनुकूल नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, यानी कि स्पष्टीकरण भी एकदम क्लियर कर रहा है, एकदम क्लियर कर रहा है, कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, कह रहे हैं ग्रैंड बैंक स्थित है, तो ग्रैंड बैंक आपके कहां पर स्थित है। ठीक है, तो ग्रैंड बैंक देखिएगा
अगर मैं बात करूं ग्रैंड बैंक की, तो देखिएगा दो जगह स्थित है। अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका के, ऑप्शन देख लीजिएगा, उत्तरी अमेरिका के अगर एक प्रश्न पूछा जाता कि ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के कहां पर स्थित है, तो इसमें देखिएगा ऑप्शन जो है वो आपके उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। ये तो प्रश्न आपका हो गया कि ग्रैंड बैंक जो है वो आपके उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। पूरी बात सुनिएगा, एक अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर यही प्रश्न पूछा था कि ग्रैंड बैंक स्थित कहां पर है, ठीक है, या अटलांटिक महासागर में किस दिशा पर स्थित है, ठीक है, तो अगर ये बात करें तो अटलांटिक महासागर में किस दिशा पर स्थित है। अटलांटिक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर और विश्व का पहला सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, उत्तर पश्चिम दिशा पर स्थित। अगर इसमें अटलांटिक महासागर का भी नाम होता तो हम इसका आंसर भी दोनों ठीक कर सकते थे। कैसे? दोनों को ठीक कर सकते थे, राइट। तो देखिएगा हम लिख सकते हैं कि ग्रैंड बैंक जो है वो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है तथा अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है आपके ग्रैंड बैंक। ये जो ओवरऑल जो क्षेत्र है ना, यहां से यहां तक का ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो किसके लिए है? आपके मत्स्य क्षेत्र है, यानी कि मछली के पालन के लिए क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो मछली के पालन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि नीली क्रांति से कहीं ना कहीं तक संबंध रखता होगा ये। तो कहीं ना कहीं तक नहीं, यानी कि 100% ये संबंध रखता होगा आपके नीली क्रांति से। ओके, तो नीली क्रांति से संबंध भी रखता होगा। अब देखिएगा नीली क्रांति से संबंध इस टाइप से करता है कि इसमें एक दिशा से धारा आती है आपकी गल्फ स्ट्रीम, जिसे हम क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम। एक ऐसी धारा है आपकी, ठंडी या गर्म धारा है। उसके बाद आपके इस साइड से जो धारा आती है, यानी कि इधर से आई आपकी कौन सी? गल्फ स्ट्रीम, और इधर से एक धारा आई जिसे कहते हैं लोब्रोडोर। तो ये आपकी ठंडी धारा है, ये आपकी ठंडी धारा है, और ये आपकी जो धारा है वो आपकी गर्म धारा है। जब ये दोनों धाराएं आपस में मिक्सअप करती हैं, मिक्स होती हैं, तो वो जो जलवायु बनती है, जो जलवायु बनती है वो आपके मत्स्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साबित होती है, यानी कि मत्स्य उत्पादन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साबित होती है। तो इस प्रकार ये जो आपका क्षेत्र है ना, मत्स्य क्षेत्र, तो ओवरऑल जितना भी क्षेत्र है यहाँ से ये सब मत्स्य क्षेत्र है। तो उसमें दो धाराओं का सबसे बड़ा योगदान होता है। एक है गर्म धारा है, लोबोड्रो आपकी क्या है? ठंडी धारा। मैंने आपको पढ़ाई है, जो धारा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर चलती है वो गर्म धाराएं होती हैं, और जो उच्च से निम्न की ओर चलती है उन्हें ठंडी धाराएं कहते हैं। इस प्रकार मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। तो ये जो धाराएं जो है ना, ये मत्स्य पालन यानी कि मत्स्य क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती हैं, और यही हमारा राइट आंसर बनाएगा। ये हमारा बनाएगा उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, यही हमारा राइट आंसर बना भी रहा है यहां से, ठीक है। ओके, रुकबा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा, तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा, याद रखिएगा, कैपिटल करेंसी याद कर लीजिएगा। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई हम चलेंगे अपने कोयला के पास चलेंगे, ठीक है। और कोयला को आपको मैंने समझा ही दिया है, कोयला की तो ज्यादा से ज्यादा हम चर्चा कोयला की नहीं करने वाले हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि सही नहीं वाले कथन की चर्चा करता है। अब देखिएगा नहीं, ठीक है। ओसाका को पूर्व का मानचेस्टर कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं विश्व स्तर पर। जापान के सभी लौह इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिणी तट पर स्थित हैं। ये कोई बात नहीं बनी, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई, तो यही गलत है। क्या सभी केंद्र क्या एक ही साइड में स्थित होंगे? ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। जापान का उत्तरी होन्शु क्षेत्र सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल ठीक है, अभी पढ़ा था, नहीं होगा। पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण उद्योग क्षेत्र में अग्रणी है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये भी ठीक है, यानी कि आंसर तो भी ठीक होगा, लेकिन ये तीनों ऑप्शन आपके सही है एकदम। जापान की कैपिटल है टोक्यो, मुद्रा है आपकी एन, ठीक है, टोक्यो एन, टोक्यो एन, टोक्यो। जितनी बार रट मिले राजधानी, करेंसी, कैपिटल,
ठीक है, आपको ट्रिपल सी रूल याद करना है। ट्रिपल सी क्या होगा? सबसे पहले कंट्री, फिर होगा कैपिटल और फिर होगा आपका करेंसी। और यहां से आपको जितने भी यानी कि 195 देश ऐसे हैं जिनकी कैपिटल करेंसी पेपर में पूछी जाती है, तो यहां से अगर आप डेली एक एक अगर डेली आप 5 प्रश्न याद करेंगे, 5 देशों की कैपिटल याद करेंगे, तो 30 दिन में आपको 150 कैपिटल याद हो जाएंगी। और आप इतने भी भुलक्कड़ नहीं होंगे या इतने भी कमजोर नहीं होंगे कि आपको 30 राजधानी तो याद होंगी ना, तो एक महीने में हम किसी भी एग्जाम में कम से कम किसी भी एग्जाम में हम 1 से 2 नंबर को क्लियर कर सकते हैं। पता नहीं कैपिटल और करेंसी दोनों पूछ ली जाए आपसे। पीसीएस में ऐसा कई बार हुआ है कि कैपिटल भी पूछी गई है, करेंसी भी पूछी गई है। आरओ में मैचिंग करने के लिए आएगा, मैं लेके भी आपके लिए आ गया हूँ सेगमेंट एक बढ़िया मस्त वाला, एकदम आपको मजा आ जाएगा एकदम देख देख के उसको। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो लेप्स जनजाति के लिए कौन प्रसिद्ध है भाई? लेप्स जनजाति के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ठीक है, आप देखिएगा कौन सा प्रसिद्ध है, तो मैं कह सकता हूं स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया आपका प्रसिद्ध है क्योंकि इसके अंतर्गत 3 देश आते हैं और वहीं पर ये जनजाति पाई जाती है। सबसे पहले नॉर्वे, नॉर्वे के बाद स्वीडन, और स्वीडन के बाद अगर बात करेंगे फिनलैंड। एक प्रश्न भी आता है आपके पेपर में कि भाई इस स्कैंडिनेविया में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड इसके देश हैं, यही तीनों देश इसके शामिल भी हैं। ठीक है, लैप्स पाई जाती है आपके। ऐसी एक आपकी जनजाति होती है जो मैंने कई बार पेपर में देखी, जैसे जूलू जनजाति। अब अगर पेपर में पूछा जाता है कि जूलू जनजाति किससे संबंधित है, तो जूलू जनजाति की बात करेंगे किस देश से संबंधित है आपके, तो अफ्रीका में पाई जाती है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है आपकी। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है आपकी जूलू। तो मैंने कई बार अभी एक पेपर हुआ था एनटीपीसी का, उसमें भी मैंने प्रश्न देखा था कि जूलू जनजाति जो है वो कहां पर, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि विश्व स्तर की भी जनजातियां पेपर में पूछी जाती है। तो विश्व स्तर की भी जनजातियां पेपर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो याद करिएगा आप लोग। ठीक है, और अगर याद करते हैं अच्छे से तो बिल्कुल आपको एक सटीक जानकारी भी आगे मिलती रहेगी। ठीक है, और बहुत सारे प्रश्न अभी तक हम पढ़ चुके हैं इसके। कह रहे निम्नलिखित में से कहाँ आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? आर्द्र जलवायु कहां पर? नमी, जहां पर बारिश ज्यादा होगी वहां पर नमी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। तो कहाँ? अहमदाबाद में बिल्कुल नहीं होगा, कोची में होगा, लुधियाना में नहीं होगी, तेजपुर में होगी, आपके तेजपुर असम में है। ठीक है, तो कहां पर आपका दूसरा और फोर्थ सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, यानी कि आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी, जहां पर ज्यादा बारिश होगी वहां पर आर्द्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर आर्द्रता का मापन करते हैं तो उसे आर्द्रता मापी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसे हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं हाइग्रोमीटर। क्या बोलते हैं? तो आर्द्रता मापने वाला जो यंत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर बोलते हैं। इसी में कंफ्यूज करने के लिए एक शब्द लगाते हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रोमीटर। तो कंफ्यूज नहीं होना, हाइड्रोमीटर हाइग्रोमीटर में डिफरेंस होता है, ड्रो और ग्रो का डिफरेंस होता है। तो इससे क्या मापते हैं? इससे हम किसी भी चीज की डेंसिटी को माप सकते हैं। किसको माप सकते हैं? डेंसिटी को माप सकते हैं, यानी कि घनत्व को माप सकते हैं। तो घनत्व मापी जो यंत्र होता है उसे हाइड्रोमीटर कहते हैं, और जो आर्द्रता मापी जो यंत्र होता है उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। और आर्द्रता दिवस हम मनाते हैं 2 फरवरी को। 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्रता दिवस मनाते हैं। और आर्द्रता के लिए एक सम्मेलन भी किया गया था जिसे कहते हैं रामसर सम्मेलन। रामसर जो सम्मेलन था वो कहां पर किया गया था? ईरान में किया गया था। 1971 में ईरान में किया गया था। एक शहर है ईरान का जो आर्द्रता के लिए जाना जाता है। ठीक है, किसके लिए जाना जाता है? आर्द्रता के लिए जाना जाता है। ओके, देखिएगा ये प्रश्न आपके परेशानी को परेशानी में बदलते ही रहेंगे, ये छूटने वाले नहीं है आपसे। उकाई आपको पढ़ना ही नहीं है, ऐसे प्रश्नों में ये पूछेगा भैया कौन सा सही है। उकाई मुझे पता है गुजरात में है।
पहले का सेकंड वाला है, देखिएगा ए कट गया, पहले का सेकंड वाला है तो ए कट गया, और भाई ए भी आपका सॉल्व हो गया। पहले का क्या होगा, उकाई यानी कि सेकंड वाला होगा। तो देखिएगा पात्रु झारखंड में होगी, पेंच कहाँ पर है आपके, पेंच की बात करेंगे तो पेंच आपका देखिएगा थर्ड का फोर्थ यानी कि मध्य प्रदेश में है, और ढोबाल आपके कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। एक प्रश्न करने से इसका आंसर जस्ट ए सेकंड दिया जा सकता है। एज ए टिप आपके वही प्रश्न पूछे गए हैं जो आपके अभी तक आरओ के पेपर पूछे गए हैं। कुछ भी इन प्रश्नों में चेंजिंग नहीं है, ना ही कभी होगी चेंजिंग। जैसा भी एज ए टिप प्रश्न पूछा जाता है उसी का आपको हम सोल्यूशन बता रहे हैं। अब बिल्कुल भाई ऐसा नहीं है कि मैंने अपने हिसाब से सेट किए हैं, बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से ही प्रश्न बिल्कुल सेट होके आए हैं ना, एकदम नंबर वन, एकदम ग्रेट आइडिया से ये सेट हो गया है, बिल्कुल इन पे कोई भी कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। ठीक है, अगला, भारत के दो शीर्षक बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे ज्यादा जो बॉक्साइट का उत्पादन होता है वो कहां पर होता है, बॉक्साइट, बॉक्साइट आपके एल्यूमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट आपके एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, किसका, बॉक्साइट, और किससे करते हैं, Al13, परमाणु क्रमांक कितना है, Al13। तो बॉक्साइट जो होता है सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा आपका, उड़ीसा झारखंड, उड़ीसा झारखंड में मिलेगा। उड़ीसा की खाने भी प्रसिद्ध हैं आपके, काला हांडी, काला हांडी की खाने हो गई, कोरापुट की खाने हो गई, ये आपके उड़ीसा में है, और आपके प्रसिद्ध हैं किसके लिए, बॉक्साइट खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। और आपके बेलगारी, बेलगारी जो जिला है आपके कर्नाटक का, वो भी आपके लिए प्रसिद्ध है, किसके, आपके उड़ीसा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वो भी आपके किसके लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट, कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के दक्षिण, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो देखिए, कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलते हैं। देखिएगा, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न रहा होगा, जब एक प्रश्न पेपर में आया होगा तब, कहाँ मिलते हैं, कानपुर नहीं मिलते, उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, झांसी की झांसी लक्ष्मीबाई थी हिस्ट्री में, वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। आंसर कहाँ मिलेगा, झांसी में मिलेगा। आंसर कहाँ मिलेगा, रानी लक्ष्मीबाई के साथ में मिलेगा, कहां पर, झांसी में। झांसी में शादी हुई थी, जन्म कहाँ हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का, तो जन्म हुआ था वाराणसी में, शादी हुई थी झांसी में, इसीलिए झांसी की रानी बन गई हैं। और आजकल की लड़कियां पापा की परी हैं, झांसी की रानी नहीं है वो, लड़के पापा के मगरमच्छ हैं और लड़कियां पापा की परी हैं, सिंपल सी बात है ना। तो झांसी की रानी मणिकर्णिका आपको बनना है, ठीक है ना, मनु बनना है ना, बचपन का नाम क्या था, मनु, उनको बनना है। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक है, अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक जो राज्य है, इससे पहले अगर बात करेंगे भारत में कहाँ है सर्वाधिक तांबा उत्पादक, तो खेतड़ी की खाने, खेतड़ी की खाने कहाँ पर है आपके, राजस्थान में, जो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। खेतड़ी की खाने कहाँ पर, राजस्थान में, तो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका चिली, चिली विश्व में सबसे बड़ा तांबे का उत्पादक है। ठीक है, और अगर अफ्रीका में बात करेंगे तो कहाँ है आपके, जाम्बिया, कहाँ होगी आपके, तो जाम्बिया होगा आपका तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक, जो होगा वो क्या होगा आपका, जाम्बिया। ओके, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अरे भाई सुमेलित नहीं है, बोलीविया में टिन होता है, भारत में सबसे ज्यादा टिन कहाँ होता है, तो भारत में सबसे ज्यादा टिन होता है आपके छत्तीसगढ़ में, इसको भी याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा टिन जो होता है वो कहाँ होता है आपके छत्तीसगढ़ में। ब्राजील लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल ठीक है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है, मैक्सिको जो है वो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल ठीक बात है। ब्राजील में लौह अयस्क के होते हैं, तो पेरू जो होता है वो सोरा से संबंधित नहीं है, पेरू जो है वो सोरा से संबंधित नहीं है। ठीक है,
पेरू जो है वो आपके 16 से संबंधित नहीं है, तो इस तरह हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर नंबर सी, नहीं आंसर नंबर डी, पेरू। ठीक है, आप सभी की कैपिटल को याद कर लीजिएगा, अच्छे से लर्न करिएगा सभी की कैपिटल को। किस देश ने बाजार आधारित लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए हैं? तो किस देश में बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने हैं? तो किस देश में हैं आपके? अगर देश की बात करेंगे, चीन हो गया, भारत में, जापान में या यूके में। तो बाजार आधारित जो लौह इस्पात के जो कारखाने हैं वो आपके कहाँ पर हैं? ठीक है, जापान में। कहाँ पर हैं आपके? जापान में है। अगला प्रश्न है कि किस देश में उसके क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? चीन, भारत, इंडोनेशिया या जापान? ठीक है, भारत 80 नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, सिर्फ ओनली भारत होगा। ठीक है, किस देश में है? तो ये भी, इसका आंसर भी क्या होगा आपका? जापान है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पर है आपके? जापान में है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो भाई आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, ये तो आप ही लोग बताएंगे कमेंट्स करके। तो ज्योग्राफी के जो भी आपके 2011 से लेके 2022 तक, ज्योग्राफी के 2011 से लेके 2022 तक आपसे जितना भी प्रश्न पूछा गया है अभी तक, उन सबको हमने 9 वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश के जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। काफी वेटेज रहता है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, और स्पेशली आपके यूपी के आरओ एग्जाम में तो मैक्सिमम ज्यादा से वेटेज रहता है आपके पेपरों में। ठीक है, तो अब हम उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं, और उत्तर प्रदेश के बाद आपको मैंने ज्योग्राफी की तैयारी को एकदम नींव रख दी है आपकी। अब हम टॉपिक को भी देखेंगे, और सबसे पहले तो जितना भी आज तक आरओ में प्रश्न पूछा गया है, जितने भी सब्जेक्ट से पूछा गया है, उन सभी की पहले हम बात करेंगे। उसके बाद हम आगे से आगे चलते चलेंगे और अच्छे से अच्छे को चीजों को निभाते चलेंगे आप लोगों के साथ में। तो अगली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो अब जो रहेगी वो आपके, ठीक है, किससे रहेगी? आपके उत्तर प्रदेश जी, यानी कि उत्तर प्रदेश की जीके से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन सभी के क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। और हमारी जो ज्योग्राफी के अंतर्गत अब जो आपकी, अभी तक तो हम प्रीवियस ईयर पूछ रहे थे, लेकिन अब जो ज्योग्राफी में आपकी जो आपका ज्योग्राफी जो है वो आपका बंद नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सेगमेंट आपका बंद हो जाएगा, वो आपका कंप्लीटली बंद नहीं होने वाला है। ठीक है, अब उस पर क्या करेंगे, उस पर सुनिएगा क्या करेंगे। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो पे और सुनिएगा करेंगे क्या। मैंने आपको बताया था कि देखिएगा इस टाइप के प्रश्न, ठीक है, कहाँ गया इस टाइप का प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न आपसे, सॉरी, इस टाइप के प्रश्न, ठीक है, आपके इस टाइप के प्रश्न, दो टाइप हो गए आपके। ठीक है, दो टाइप के बाद में और भी अगर टाइप देखेंगे, ठीक है, इस टाइप के प्रश्न, यानी कि 3 से 4 टाइप्स के जो प्रश्न हमारे होंगे, ठीक है, जो हमारे 3 से 4 टाइप्स के जो हमारे प्रश्न होंगे, उन सभी पे 100 प्रश्न, कितने, 100 प्रश्न, कम से कम कितने प्रश्न आपके, 100 प्रश्नों की एक डिटेल वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे। इतना 100 में से उम्मीद है कि आप 100% में से जो हम ज्योग्राफी, ओनली ज्योग्राफी में और किसी के नहीं, और इसी प्रकार से चलेंगे तो ज्योग्राफी में जो भी आपके 100 प्रश्न हम इस टाइप से पूछेंगे, और आपको उम्मीद है कि आपको वहां से 4 से 5 प्रश्न आपको उन्हीं 100 प्रश्नों में से देखने को मिलेंगे। देखिएगा, मटेरियल यूट्यूब पे इतना ज्यादा है कि आप किसी को भी लाइक कर सकते हैं, किसी से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार आप विश्वास जताइएगा, और आपको उम्मीद है कि आपको उम्मीद से कम नहीं पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपको 2 वीडियो में 50-50 क्वेश्चनों की 2 वीडियो को हम कंप्लीट कर लेंगे, और जो हमारी किस फॉर्मेट में होगी, जो हमारी इस टाइप के फॉर्मेट में रहेगी, इस टाइप के फॉर्मेट में, इस टाइप के जो आपके मैचिंग फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होते हैं, कौन सुमेलित है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक हम बात करेंगे, ठीक है, जैसे 25 प्रश्न हमने देखे इंडियन हिस्ट्री से, तो 25 प्रश्न हम देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री से, 25 देखेंगे दूसरी वीडियो में इंडियन हिस्ट्री से, फिर हम देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो इस प्रकार हमारा जितना भी मटेरियल होगा, हम ज्योग्राफी को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी के पिछली बार में कम से कम 21 प्रश्न पूछे गए थे।
कितने 21। तो इस बार उम्मीद है कि 19 से 20 प्रश्न तो पूछे जाएंगे आपके। तो 19 से 20 प्रश्नों में से जब हम पेपर को हल करने जाएं तो कम से कम 17 प्रश्न यानी कि 16 से 17 प्रश्न तो हमारे सही हो, एकदम हमको पता हो, और उसके बाद जो प्रश्न हमारे हों वो हमको पता ना हो, लेकिन हो सकता है उसमें 50-50% मिल जाए। तो कम से कम 19 में से आपके 18 नंबर तो आ जाए यहाँ पर। 19 में से 18 नंबर तो यहाँ से हम कर लेंगे ना, तो ज्योग्राफी को छोड़ेंगे नहीं। तो कुछ भी हो छोड़ना नहीं है, ठीक है, तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, आपको डेली सिर्फ 6 घंटे ही पढ़ना है, 6 घंटे से ज्यादा मत पढ़िएगा। अगर आप 6 घंटे से ज्यादा पढ़ लेंगे ना तो फिर आप ज्यादा ही फिर पढ़ जाएंगे, ठीक है। आपको इतना नहीं पढ़ना है, यानी कि 24 आवर्स में आप 6 घंटे बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब उत्तर प्रदेश के साथ में, और उत्तर प्रदेश के नए कॉन्सेप्ट के साथ में। और ज्योग्राफी की सीरीज तो हमारी स्टार्ट ही रहेगी, जो सीरीज समाप्त हो जाएगी उस पर सीरीज स्टार्ट रहेगी, ऐसा नहीं है कि सीरीज को हम बंद कर लेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दोबारा फिर से मिलेंगे। आपके लिए आज मैं लगा भी दिया, कल से आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक से बेहतरीन PDF की स्टार्टिंग आपको जैसे मिलती थी उसी प्रकार से मिलती चलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।